इमरान भाई, रहीम भाई, सरफराज भाई, यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं, दोस्तों, भाइयों, घरों में बैठी हमारी माँ और बहनों, आपको मालूम है इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है और इलेक्शन की तारीख ऐसी अनाउंस हुई है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और मुंबई कारपोरेशन का इलेक्शन एक साथ साथ हो रहा है। एक बार यूपी में रहता है, एक बार मुंबई में रहता है, क्योंकि यूपी में अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई माई का लाभ रोक नहीं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत सारे लोग मेरे उत्तर प्रदेश वाले हैं। तो हाथ उठाइए, कितने लोग यूपी के हैं? देखो भाई, और वही चाहिए, यही चाहिए, दोनों जगह चाहिए, एक ही जगह ना ही समझ लो। फैजाबाद में बिको भैया, गोडा में बिको, बस्ती में बिको, प्रतापगढ़ में बिको, चारों तरफ सही हो। दोस्तों, मैं जानता हूं सब अपना गांव नहीं, मैं जानता हूं कि जितने लोग बैठे हैं सब बेचारे अपना गांव छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आकर यहां रोजी रोटी कमाते हैं। कोई क्या करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है। मैं देखता हूं साइकिल पर इतना सामान लेकर जाते हैं, एक टेम्पो में इतना सामान नहीं जाता। बड़े बड़े झोले आगे पीछे लेकर बेचारा आदमी सुबह से शाम तक। मेरे घर में उस दिन एक आदमी आया 4 पाव लेकर के, 4 वाले पे चढ़ा, कितना था? 4 पाव देने के लिए। कहां से आ भैया? मैं वडाला से आ रहा हूं। मतलब आदमी कितनी मेहनत से काम करता है, इनका तिनका जोड़कर अपने गांव भेजता है, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए मुंबई आता है। अगर हमारे गांव में, हमारे इलाके में इंडस्ट्री होती, फैक्ट्री होती, काम धंधा मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहां आते। सब वही रहते अपने गांव। एक राज ठाकरे जी पैदा हो गए हैं, अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, खर्च वाली मुद्दा के। अगर यहां कोई बीमारी आ जाएगी तो बोले उत्तर भारती के। अब कोई अच्छा काम करेंगे तो बोले राज ठाकरे ने किया। इसने आज तक अच्छा काम तो कोई किया ही नहीं। हाँ, एक काम इसने किया कि अपने चाचा को कमजोर कर दिया और चिल्लाता फिरता है कि भाई हम हैं जो मराठी भाइयों के हितकार में हैं, हम मराठी भाइयों को नौकरी दिलवाना चाहते हैं। दिलवाना नौकरी लाओ, 1000 आदमी कल ढूंढने में लगवा देता हूं। 1000 आदमी लाओ, नहीं लगवा मैं अपने बात की बात नहीं। हम नहीं आते मेरे गांव वाले, बोले नहीं जाना मुंबई। जब टेलीविजन पर देखते हैं ना, जब टीवी में देखते हैं कि खुलता वाला बेचारा समोसा बेच रहा है और 4 मसंदे आदमी उसको मार रहे हैं। देखता एक टैक्सी वाला बेचारा अकेला है, एक कांच तोड़ रहा है, उसके हुड पर चढ़ गया है, एक पीछे से मार रहा है, एक आगे से मार रहा है। तब जब बीवी उसकी, उसका बाप गांव में फोटो देखता है ना, कहता भैया भागा वापस जाओ, अभी लोग दिखाएंगे नहीं रहेंगे, मत जाओ। ये देखने से क्या हुआ कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग यहाँ कमाने आते थे ना, उसका 50% आना कम हो गए और रूम में लोग काम करते थे, आज काम करने वाले नहीं है। ये चिल्ला रहे थे मराठी भाइयों को नौकरी दो। हाँ बिल्कुल दो, हम काम मना कर रहे हैं। लाओ हमें 1000 आदमी दो, कल मैं भिवंडी के पावर में लगवा देता हूं, उससे ज्यादा और लाभ और लगवा देता हूं, मगर नहीं काम करेंगे। क्योंकि वो काम जो है ना, वो कैसा काम है कि उसमें रुई उड़ती है। जब धागा चलता है, पावरलूम चलता है, रुई उड़ती है। जो आदमी बेचारा काम करता है 5 साल में टीबी का मरीज हो जाता है। आप 12 घंटा तक बेचारा खड़ा होकर काम करता है। रहने के लिए जो घर है ना, मैं पक्का बताऊं तो झूठ बात नहीं है ये कि मेरे गांव में जहां मैं बकरी नहीं पालता ना, मुर्गी नहीं पालता, उससे बड़ा घर में रहता है। क्या हो रहा है देश के अंदर? आज देश को तोड़ने वाली शक्तियां आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी हिजड़िया और मर्दों की तरफ से तमाशा देख रही है खड़ी होकर। एक राहुल गांधी इनका पीला पैदा हो गया, इसको भी बोलने नहीं आता। इनको हिंदुस्तान की कोई लड़की पसंद नहीं, ये शादी ये नहीं करेंगे। शादी करेंगे कोई अंग्रेज लड़की से और हुकूमत काम करेंगे
हिंदुस्तान में, खाएंगे कहां की? हिंदुस्तान की, और खाएंगे कहां की? इटली की। ये हो गया तमाशा देखने। अरे गए एक दिन भाषण कर रहे थे, तो कहा ये उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में जाकर भीख मांगते हैं। अगर भीख तू मांगता है, खानदान मांग, हम क्यों भीख मांगेंगे? अरे हम तो भीख बांटने वाले लोग हैं। आकर देख ले हमारी हालत क्या है। भले हम 70 रुपया 100 रुपया उधार लेकर आते, लेकिन हम आज उस 100 करोड़ के मालिक है मुंबई के अंदर, उन पसीना एक करके हर मुंबई है ये। कोई माई का लाल इस मुंबई से एक, मुझे तो क्या, मुझे तो ये मेरी तरफ से इनकी हिम्मत नहीं जाकर देख ले, एक गरीब खोलने वाला उसको भी हटाने की किसी के माई के लाल के अंदर ताकत नहीं है। मैं इस बात का आपको जानता हूं, इसीलिए आपके बीच में चल कर आया हूं। इसीलिए बीच नफरत खत्म करो। मैं मराठी भाइयों की बहुत इज्जत करता हूं, मैं बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। अरे हटाना निसार भाई, डोंट डिस्टर्ब, फूल रखो। मैं मराठी भाइयों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सब प्रकट कीजिए उनका आभार, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मूल निवासी लोग हैं उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं किया। उनका कलेजा भर पड़ा है। उन्होंने आए हुए लोगों को अपने साथ प्यार मोहब्बत के साथ जगह दिया और उनके साथ कारोबार किया, उनके साथ रिश्ता किया। उनका धंधा साथ में है, लेकिन ये चाहता है भतीजा, यही चक्कर में पड़े हैं इनके। तो हमारे गांव में जब बरसात आती है ना, तो जो सूखी सूखी घास होती है वो भी अपने आप हरी हो जाती है। जिधर से वो हरियाली नजर आती है, बिना पानी डाले, बिना खाद डाले, तो गधा बड़ा परेशान रहता है, सारा दुबला हो जाता है। जब उसको मोटा होना चाहिए, दुबला हो जाता है। मतलब क्या चक्कर है यार? मालूम हुआ कि गधा जो है जब गर्दन उठा के देखता है चारों तरफ, यह हरी हरी घास है, सारा दूसरा कोई न खा जाए, ये तो मुझे पूरा खाना चाहिए। इसी चक्कर में सोच के खाता नहीं है, दुबला हो जाता है। ये हालत ज्यादा भतीजे की। अरे भाई, हम लोग मुंबई में आकर के मुंबई को बना रहे हैं, मुंबई को सजा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी ना, इस मुंबई के लिए अपने बदन का आखिरी रक्त भी निछावर कर देंगे। इस मुंबई को आसमान की ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। मगर आप लोग, मैं खास तौर से यहां के रहने वाले उन मराठी बाशिंदों से मैं मुखातिब हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि जरा हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देखिए। आप देखिए जरा, ये मेरा महाराष्ट्र, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी थी। यही है जो सारे देश में सबसे ऊंची जगह पर थी, लेकिन आज नहीं है। आज गुजरात हो गया है, आज गुजरात हो गया है। यही कपड़े की मिल थी, बड़ी बड़ी कपड़े की मिल थी। पूछो चाचा कहां काम करते थे? बोले मेरे चाचा जो उनका इंतकाल हो गया ना, वो मिल में काम करते थे, बड़े बड़े मिल में काम करते थे। दवाई की सारी कंपनियां कहां चली गई? सब गुजरात चली गई। नरेंद्र मोदी ने वहां पर सबको वेलकम किया, आओ फैक्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोलो, और यहां कोई भी प्रांतवाद के नाम पर झगड़ा करेगा तो मैं जेल में डाल दूंगा। लोग चले गए वहां पर। आपको मालूम है, बुजुर्ग बैठे होंगे यहां पर, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग। पहले लोग कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए, पहले कलकत्ता थी आर्थिक राजधानी, लेकिन कलकत्ता में भी यही झगड़ा शुरू हुआ। हम मुंबई को कलकत्ता नहीं बनने देंगे, याद रखना। हम अपने खून पसीने से हमने इस मुंबई को सींचा है। आज जिसकी सरकार है, शर्म आना चाहिए इनको। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत शरीफ आदमी कहे जाते हैं, मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं, मगर याद रखना, ये सिर्फ अमीरों के नेता हैं, गरीबों के नेता नहीं। ये जाते अमेरिका जाते हैं ना, तो ये यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशन में जब बैठते हैं, सारी दुनिया के लोग जब बैठते हैं, तो ये हिंदुस्तान के बारे में जब बताते हैं तो कहते हैं कि मेरा जीडीपी 7 से 8% बढ़ गया। आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। जब इंटरनेट पर दबाकर देखते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा घर कहां है, कहते हैं हिंदुस्तान में एक आदमी का घर है। कहां है? 10 लोग अस्पताल के आगे जाकर देख लो। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर अगर कहीं है तो मुंबई में मुकेश अंबानी का है, और दुनिया में सबसे गरीब आदमी के लिए होगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में ही होगा। आज गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। समाजवादी पार्टी का सपना है, याद रखिए, मेरा नेता मुलायम सिंह यादव, आज भी जाकर देखना उनके भाई के हाथों में मिट्टी लगी रहती है, पैरों में, चप्पलों में गीली मिट्टी लगी रहती है। किसान है, खेत में काम करते हैं, उनको मालूम है कि किसान की क्या प्रॉब्लम है। ये मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है,
हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिंदुस्तान की जनता गांव में रहती है। लेकिन आज हिंदुस्तान के लोग गांव की बात तो जाने दो, शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं परसों का अखबार पढ़ रहा था, रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ, शर्म आनी चाहिए सरकार को। हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। न्यूक्लियर पावर क्यों? मारने के लिए, जहाज खरीद सकते हैं, नफरत पैदा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। लेकिन हम इस देश के 42%, 100 में से 42 बच्चे भुखमरी के शिकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है हिंदुस्तान की सरकार की। 100 में 42 बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है और उससे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं। और एक तरफ आप मुंबई में जाकर देखिए, जो छोटे छोटे होटल है जिसका भाड़ा 2000 है, 3000 है, 1000 है, उसमें तो वो खाली है, उसमें कोई रहने वाला नहीं। लेकिन जाकर देखिए जिसका भाड़ा 20,000 रुपया है, जिसका 25,000 रुपया है, पूरा फुल है एकदम, जगह नहीं उसके अंदर। एक वक्त खाना खाने का अगर 2 आदमी चले जाओ कम से कम 5,000 रुपया दिलाते हैं, लेकिन वो होटल सब कुछ चल रहा है। अमीरी ऊपर जा रही है, गरीबी नीचे आ रही है, देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का सपना है कि दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। इमरान सिंह लगा का सपना है। याद रखिए, यूपी के लोगों ने हाथ उठाया है, अगर गलत हो तो बोलने मुझे आप। जिस दिन पिछली सरकार में 3 साल तक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार नई सरकार थी, किसी के भरोसात में बैसाखी पर चल रही थी, अपनी सरकार नहीं थी, अपनी मर्जी से सरकार नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस दिन शपथ लिया उसी दिन उन्होंने कहा कि आज से सरकारी अस्पतालों में दवा 1 रुपए में दी जाएगी। 1 रुपए में। मुंबई में दी जाती है क्या? 10 रुपया। बहुत हराम खोलिए यहां पे। और मैं अगर मेरी चले, अगर तुम लोग मुझे ताकत दे दो, मैं 2 कानून जरूर बनवाऊंगा। एक तो जितने कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर के जितने गवर्नमेंट की तनख्वाह पर रहने वाले लोग हैं, उन सबको इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना जरूरी होगा। समाजवादी पार्टी दूसरा मेरा सामना, दूसरा मेरा सपना है, म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल कौन खोलता है? सरकार पैसा देती है, स्कूल खुलता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल के टीचर का बेटा भी वहां नहीं पढ़ता, अफसर के बेटे वहां नहीं पढ़ते। मंत्री के बेटे को तो सालों दिमाग खराब हो, वहां पढ़ेंगे। एक स्कूल नहीं पढ़ा है बीकेसी में, अगर उसमें एक बहुत बड़े आदमी मुंबई के हैं, मतलब हजारों करोड़ आदमी है, उनके बेटे का एडमिशन के लिए भागना पड़ा, नहीं मिला एडमिशन। क्या इसमें तो साला आसमान की ऊंचाई पर रहने वाले बच्चे पढ़ेंगे। महीने की तनख्वाह कई लाख रुपया। मुकेश अंबानी का स्कूल, मेरी मांग है, अगर गलत हो तो बोलिए आप। जितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, उनके सारे बच्चों को कंपल्सरी कर दो तो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में जाकर पढ़े। तब देखना म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों की हालत ऐसी हो जाएगी ना, जैसे कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल के, जैसे अंग्रेजी स्कूलों की हालत है, 100% हो जाएगी। क्योंकि जब उनके बच्चे पढ़ेंगे तो टीचर भी वहां ठीक से रहेगा, तब वहां पर कुर्सी मेज भी रहेगी, कंप्यूटर भी रहेगा और समय पर सारा काम होगा। लेकिन जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी मुंबई में करना चाहती है, ये हमारा सपना है। ये कब साकार होगा? कि साकार उस वक्त होगा जब आदिवासियों के हाथ में कुछ बागडोर आएगी। मैं राजनीति पैसे के लिए नहीं करता, राजनीति करना मेरी मजबूरी है। मेरा फर्ज है कि मैं समाज के दबे पिछड़ों के चेहरे पर मुस्कान देखूं। मैंने पढ़ा है किताब में कि अल्लाह और भगवान की इबादत के बाद, उसकी पूजा के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो जनता की सेवा करना है। इसलिए मैं राजनीति करता हूं और किसी के लिए नहीं। मेरा चैलेंज है यार, पूरे हिंदुस्तान में 6 साल तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में रहा हूं और अब की बार 2 सीटों से जीत कर आया हूं। कोई माइक अलाल बोल दे जब वासिम ने 1 रुपये कमीशन लिया किसी से, कोई माइक अलाल बोल दे जब वासिम ने 1 रुपया किसी से मांगा। मैं लाखों आदमी ऐसा लाके दे दूंगा जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरे देश से पैसा दिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को मदद करूं। मुझे अफसोस हुआ है, ध्यान रखिए आज देश में हालत क्या है। मुझे अफसोस हुआ, एक आदमी ने मुझे बेचारे ने फोन किया, एक मौलाना साहब ने मुझे फोन किया, आसिम भाई एक गरीब आदमी बेचारा गोंडा का रहने वाला है और गरीब है, उसका बच्चा वादिया अस्पताल में एडमिट था,
और उसका इंतकाल हो गया। अब 4 दिन से उसकी डेड बॉडी मैयत अस्पताल में पड़ी है, उसको निकालना है, पैसा नहीं है बॉडी निकालने के लिए। कितना पैसा बाकी? बोले 17,000। कोई मदद कर दीजिए उसको। वो आदमी मेरे पास आया, मुझे देखकर उसको मेरे आंखों में आंसू आ गया। गरीब आदमी, लागर, परेशान, मुंह सूखा हुआ। मैंने उसको अपने कैबिन में बुलाकर बिठाया। मैंने कहा, भाई क्या नाम है आपका, क्या प्रॉब्लम है? कहा, मेरा बच्चा 4 साल का था, मैंने 25,000 रुपया जमा करके कहीं न कहीं से बच्चे को वाडिया अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब बच्चा थोड़ी देर इलाज हुआ, इंतकाल हो गया उसका। अब मैं बच्चे की मैयत मांग रहा हूं, वो कह रहे 17,000 रुपया लाओ। आज मैं मेरे पास 1 रुपए के सिक्के के अलावा 1 पैसा नहीं। मैं कह रहा भाई मेरे बच्चे की मैयत दे दो। वो अस्पताल वाले रोजाना सुबह वहां लाइन लगाते हैं और गरीबों को चाय और बिस्किट फ्री देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं देते। मैंने कहा अच्छा। मैंने 17,000 रुपया उसको निकाल के दिया और मैंने कहा अच्छा आप एक चाय पी लीजिए। मुझे लगा कि आदमी भूखा है, एक बिस्किट खा लीजिए। उसका हाथ अच्छा हिल रहा, चाय की कप उससे नहीं संभाली जा रही। मैंने कहा अच्छा भाई तुम मुझे बताओ कि तुम अभी यहां से कैसे जाओगे? तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम्हारा बिल 17,000 की है, तुमने मुझसे 17,000 ही पैसा लिया है। तो कहा मैं ट्रेन में बैठूंगा। निकल जाऊंगा, कोई टिकट नहीं चेक करेगा। मैंने कहा पकड़ लिया किसी ने तो कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो मैंने उसको और 100 रुपया दिया कि ले तो टैक्सी से चला जाए। फिर मैंने पूछा उससे, क्योंकि मैं भी गरीबी से उठा हूं, मैंने लोगों को देखा है कैसे रहता। तो मैंने उससे पूछा कि तुम उस मैयत को कहां ले जाओगे? कहा उस मैयत को मानसूर ले जाऊंगा। कैसे ले जाओगे? कहा मैं टैक्सी में रखूंगा और वहां जाऊंगा तो फजलुर रहमान भाई है, उनको उधार मांगूंगा। यह है प्रदेश के अंदर सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। मैंने उसी दिन असेंबली में जाकर सवाल उठाया और मैंने पूरे हाउस से कहा कि मेरी बात सुनो, महाराष्ट्र में कानून बनाओ। अगर ये अस्पताल वाले बेईमान कमी में पैसा बहुत इनको चाहिए तो मरीज को दाखिल करने के पहले वो जितना पैसा डिपॉजिट चाहे वो ले ले, मैं उसमें रिकॉर्ड डाल नहीं सकता। लेकिन एक बार अगर मरीज मर गया, इंतकाल हो गया और घर वाले उसका पैसा भरने को तैयार नहीं है तो कोई भी अस्पताल 1 मिनट के लिए भी उसकी बॉडी को रोक नहीं सकता पैसे की वजह से। मेरा बेटा अगर किसी का बेटा मर जाए और वो अपने बेटे का पैसा नहीं भरेगा, अगर उसके पास पैसा होगा तो 1 मिनट के अंदर अपने बेटे का पैसा भर देगा। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? नहीं करेगा। तो वे खड़े होकर के मुझे पतंगराव कदम और 2-3 मिनिस्टर ने कहा मुलाजिम तुम्हारी बात बहुत सही है, इसको कानून बनाना चाहिए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र सरकार ने कानून नहीं बनाया। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं जब जाता हूं गुवाहाटी के अंदर कितना भी काम करूं गाली मिलती है और गाली देना कोई गलत नहीं है क्योंकि नेताओं ने चोरी की है। कल तक पैर में चप्पल नहीं था, कल तक झोपड़पट्टी में रहते थे, एमएलए बने, नगर सेवक बने, 2 ही साल के अंदर बंगला आ गया, 4 गाड़ी आ गई। कहां से आ गया? जो सरकारी पैसा निकलता है ना उसका भ्रष्टाचार होता है, उसकी बेईमानी होती है। और मेरे इलाके में जितना पैसा मिला है 2 पर लिख दिया मैंने, ये गली में इतना काम, ये गली में इतना काम, ये गली में इतना काम। गांव देख लो, अगर 1 रुपया भी कहीं भ्रष्टाचार बेईमानी में हो तो बुलाकर मुझे चप्पलों की हाथ मिलाकर जूतों से मारना। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं और याद रखना जो लोग मेरे उम्मीदवार बनना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है पैसा मत कमाइए, कमाइए पैसा कमाने का तरीका है। आप नगर सेवक बनिए, आप बिल्डर की फाइल ले जाइए, कारपोरेशन से पास कराइए, उनसे फीस लीजिए। आप बहुत सारे काम हैं, आप लीगल किसी की दुकान का लाइसेंस बनवा दीजिए, किसी को कहीं मदद कर दीजिए, लेकिन आप किसी गरीब का घर तोड़वाने के लिए, आप गटर का पैसा गटर बनने के लिए आया, उसका पैसा लेने के लिए, मैं समझूंगा कि आप लोग कफन चोर हैं, आप ईमानदार नहीं, आप काम करने वाले नहीं। मुझे ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना, चाहे मेरा 1 नगर से 1 चुन कर ना आए चलेगा, लेकिन अगर चुन कर आए तो हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं मुझे धोखा मत देना। ऐसे लोग मेरे साथ आना जो कंधे से कंधा लगा करके गरीबों के लिए काम करना, ये मेरी तमन्ना है। ये मैं आपके सामने अपने दिल की बेचैनी को बयान कर रहा हूं। पीने का पानी नहीं, चप्पल पहनने का चप्पल नहीं, खाने को अनाज नहीं, जहां कुत्ता और बिल्ली जूठे खानों पर मर रहे हैं वहीं इंसान के बच्चे भी मर रहे हैं। ये देश की हालत है आज। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक दंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर,
हिंदी और मराठी के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से कि आपकी अगर आज सत्ता आपकी यहां आई हुई है, मुझे बता दीजिए आप जरा कि आप क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे हो। कानून है इस देश का कि किसी हिंदू भाई को मंदिर में जाने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता, उसका अधिकार है वो मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा। किसी मुसलमान भाई को मस्जिद में जाने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता, उसका अधिकार है, उसका धर्म है, उसको मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना है। मैंने पढ़ा है, लिखा है मेरे साहब में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई इंसान घर में नमाज पढ़ता है तो मेरा दिल होता है कि घर को जला दूं, अजान और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ। मस्जिदें बनने नहीं दे रहे हैं। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की जगह में बम्बे में खरीद दी गई। ये शिवसेना के लोग जब मुसलमानों ने जगह ले लिया बनाने गए तो शिवसेना के लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, कि ये मुसलमानों की मस्जिदें नहीं चाहिए। अगर संविधान के अंदर है, देश के कानून में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोग अपनी पूजा कर सकते हैं। शिवसेना के लोग जब गए कोर्ट में तो जज साहब ने एक ऑर्डर पेश किया, वह शिवसेना के लोगों अगर तुम्हें मुसलमानों की मस्जिद पसंद नहीं है तो तुम ये इलाका छोड़ करके कहीं और चले जाओ। ये ऑर्डर दिया जज साहब ने और कहा कि शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको कहीं से हक नहीं पहुंचता कि किसी के घर में रुकावट पैदा करे। कितना अच्छा फैसला, ताकि मुसलमानों की मस्जिद उनके पैसे से है और वो मिनिस्टर ने परमिशन दिया है, सरकार ने सब कुछ दे के परमिशन दिया है, वहां पुलिस दो और मस्जिद को बनने दो। बहुत खुशी है मुसलमान 2009 से आज तक आर पाटिल के पास भाग रहे हैं कि साहब मस्जिद का बनने का परमिशन दो। आर पाटिल साहब कहते हैं नहीं साहब मुझे आरएसएस का दबाव है, जरा इंतजार करेंगे। तो मैं कहता हूं आरएसएस चला रही है ये सरकार या तुम चला रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ गुंडे लोग आकर के किसी इबादतगाह को नहीं बनने दे रहे हैं तो तुमको 1 मिनट भी होम मिनिस्टर रहने का हक नहीं है, तुमको 1 मिनट के अंदर होम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ करके कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। ये हालत है आज। अभी सलमान रुश्दी आने वाला है, अखबार में आ रहा है, रोज आना लोग कह रहे सलमान रुश्दी को नहीं आने देंगे। वह सलमान रुश्दी को क्यों नहीं आने दोगे? इसलिए कि जब जेम्स लेन एक अमेरिकन राइटर ने शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने वाला नावल लिखा तो महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोग चिल्ला उठे कि जेम्स लेन को मार दो, वो हमारे शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने का नावल कैसे लिख सकता है? हमारी महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बहुत तालियां बजाई कि बिल्कुल किसी आदमी को स्पीच और एक्सप्रेशन का बहाना लेकर के किसी के धर्म या किसी के धर्म गुरु या किसी बड़ी हस्ती के खिलाफ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। आपने देखा एक एमएस हुसैन थे जो आर्टिस्ट थे, चलते फिरते कुछ बना देते लाखों रुपए की जिंदगी बिक जाती, उसने देवी देवताओं की तस्वीर बना दिया। हिंदू भाई नाराज हुआ, मारो इसको, इसने गलत बनाया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया। ठीक है, अगर उसने गलत किया तो उसको मुकदमा होना चाहिए। भाग गया यहां से, जीते जी हिंदुस्तान वापस नहीं आएगा, आऊंगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो जब जेम्स लेन का मुकदमा हो सकता है, जब एमएस हुसैन में मुकदमा हो सकता है, तो सलमान रुश्दी और तस्कीमा रशीद कौन सी खेती बोली है? रोजाना मुसलमानों के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और मेरे हिंदुस्तान की सरकार जो हिंदुस्तानी नहीं है उसके बावजूद हिंदुस्तान में जाकर उनको सिक्योरिटी देकर घुमा क्यों रही है? यह आपके दिमाग में नहीं बात आती? ये हमें रुस्वानी किया जा रहा है। अगर कोई इस्लामी हुकूमत होती तो फांसी हो गई थी इनकी अब तक, लेकिन हमारी सरकार हमारे ऑर्डर से चुनकर आई हुई ला करके यहां पर उनको मेहमान बना करके सिक्योरिटी दी जाती है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि संभालो सरकार को। हमारे मंत्री जी माइनॉरिटी अकलियत उम्र के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री उनकी जो है ना माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री है। मैं उनसे पूछूं कि माइनॉरिटी में ही हज कमेटी आती है, हज कमेटी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया आपने आज तक? कोई चेयरमैन नहीं हज कमेटी का, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हिंदू सन्ना का उर्दू अकेडमी बनी हुई है,
उर्दू अकेडमी को हमारा महाराष्ट्र 20 लाख रुपया एक साल का देता है। हमारे ओर से चुनी हुई सरकार, मुसलमानों के ओर से चुनी हुई सरकार। उर्दू जबान मुसलमानों की नहीं है, उर्दू जबान महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के दक्कन के 22 जिले आज महाराष्ट्र में है और वली दकनी आज से 300 साल पहले उर्दू की इजाद करने वाले इसी दक्कन में पैदा हुए थे और वो दक्कन का हिस्सा आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की उर्दू जबान को मुसलमान बना दिया गया। क्या दे रहे हैं आप उर्दू जबान को? 20 लाख रुपया। मगर आंध्र प्रदेश कितना दे रहा है? 25 करोड़ रुपया। आप 20 लाख दे रहे हो, आंध्र प्रदेश 25 करोड़। आपको शर्म नहीं आती? दिल्ली एक मुंबई इतना बड़ा शहर है, वो कितना दे रहा है? 5 करोड़ दे रहा है। बिहार पिछड़ी जगह है, 1.5 करोड़ रुपया दे रहा है। जम्मू 32 करोड़ दे रहा है और महाराष्ट्र 20 लाख। और कहते हैं कि शिवसेना बीजेपी जीत कर आने ना पाए। अगर ये आ गए ना तो बहुत दूर होगा। मैं बोला इनका बजट कितना था उर्दू का? 29 लाख रुपए और आपका 20 लाख रुपया। ये हालत है आज सीमी के ऊपर बैन लगा हुआ है। सीमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनाई गई। देखिए मेरे खानदान में भी कोई आदमी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा खानदान आप गलत कैसे कह सकते हैं? अगर किसी के घर में कोई आदमी गलत हो जाए तो पकड़ो उसको, लेकिन पूरे घर को फांसी नहीं दे सकते आप। सीमी के खिलाफ आपने चिल्लाया, सीमी पे बैन लगा दिया, 8 साल तक मुकदमा चला। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं और ये लोग जो यहां बैठे हैं इनसे कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस का चेहरा पहचानिए। सीमी के ऊपर बैन लगा, 8 साल मुकदमा चला। दिल्ली की हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल ने फैसला किया। एक लेडी जज हिंदू कहती है कि मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। पूरे देश में शोर हो रहा है सीमी के खिलाफ। सीमी के लोग आतंकवादी, सीमी के लोगों का रिश्ता लश्कर तैयबा से, ISI से, लेकिन सरकार मुझे एक भी इसका सबूत नहीं दे रही है। सरकार मुझे एक भी उसका एविडेंस नहीं दे रही है, तो मैं कैसे बैन लगाऊं? इसलिए मैं मजबूर होकर के 265 पेज के जजमेंट में ये लिखती हूं मैं कि सीमी के ऊपर से बैन उठा दिया जाए। कांग्रेस सरकार है, बीजेपी की नहीं है, शिवसेना की नहीं है। अगली कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर 2 साल के लिए बैन लगा दिया। 36 संगठन पर बैन लगा हुआ है, 36 संगठन। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूं। मैं और आर्या साहब, मेरे माने या आर्या साहब की माने कोई अर्जी नहीं दिया था भगवान को कि अबू आसिम मुसलमान के घर में पैदा हो और आर्या साहब हिंदू के घर में पैदा हो। ये तो ईश्वर ने जिसको जहां तहां पैदा कर दिया। लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान को ऐसी समझता हूं जैसे मेरी 2 आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान, एक आंख भी खराब हो जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। मैं कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं इंसाफ की बात तो करूंगा। उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आज 36 संगठन के ऊपर बैन लगा हुआ है, उसमें सीमी पर लगा हुआ है, उसमें दुख्तान मिल्लत पर लगा हुआ है, उसमें जो है इस तरह से कितनी संगठनें हैं जो इंडियन मुजाहिदीन पर लगा हुआ है, तो मुझे बता दीजिए कि जो जेल में बंद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उपाध्याय और पुरोहित, जो जेल में बंद है, और बहुत सारे लोग जिनको 10-10 साल की बम ब्लास्ट में सजा गवर्नमेंट कोर्ट दे चुकी है, जिन्होंने थाना में ब्लास्ट किया, जिन्होंने नई बंबई में ब्लास्ट किया, जिन्होंने नांदेड़ में ब्लास्ट किया, मालेगांव में ब्लास्ट किया, जामना और पूर्णा में ब्लास्ट किया, जिन्होंने गोवा में ब्लास्ट किया, वो सारे संगठन के ऊपर बैन नहीं लगा। मुझे तैजुब होता थे कि जिसने बैन लगाया ने खाली मुसलमान नाम से संगठन खोल दिया, उसमें भी आपने बैन लगा दिया, लेकिन जिसके लोगों को सजा हो गई उनका आपने बैन नहीं लगाया। और आप कहते हैं कि सीमी और RSS दोनों एक ही सिक्के के दोनों हैं। मुझे बता दीजिए आप जरा, आज इंसाफ है क्या? लोग आजमगढ़ में रहने वाले लोग बिचारे जाकर दुबई में, सऊदी अरब में गुलामों की तरह नौकरी कर रहे हैं, मुंबई में आकर के बिचारे गली गली में समोसा और सब्जी बेचकर अपने बच्चों को दिल्ली जामा मिलिया में पढ़ने भेज रहे हैं, और एक दिन वहां इनकाउंटर हो गया। फूल जैसे बच्चे 22 साल 23 साल पढ़े लिखे बच्चों का इनकाउंटर हो गया और उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी करवा दो, और सरकार इंक्वायरी करवाने को तैयार नहीं, इंक्वायरी करवाने को तैयार नहीं। और सब आजमगढ़ में जाते हैं, दिग्विजय सिंह और ये, अरे
क्या नाम इसका यार, राजीव गांधी का बेटा, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले आजमगढ़ में गए थे। तो दिग्विजय सिंह ने आजमगढ़ वालों के सामने कहा कि हाँ वो एनकाउंटर बिल्कुल बोगस था। अगर आपने कहीं टीवी पे सुना होगा तो दिग्विजय सिंह तुम बहुत बड़े नेता और सोनिया गांधी के पल्लू में बैठकर लड्डू खाते हो और आजमगढ़ में जाकर तुम ये कहते हो आजमगढ़ की जनता के सामने कि जो बच्चे, मुसलमान बच्चे दिल्ली में एनकाउंटर में मारे गए वो गलत मारे गए, लेकिन दूसरे दिन ही तुम्हारी पार्टी का होम मिनिस्टर कहता है कि नहीं जो बच्चे मारे गए बिल्कुल सही मारे गए। मैं कैसे मानूं? तो वहां जाकर बेवकूफ बनाकर कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट देकर जनता को बेवकूफ बनाते हो और दूसरी तरफ आरएसएस को होस्ट करने वाला दूसरा स्टेटमेंट दिल्ली में आ जाता है, दोनों को बराबर कर देते हो। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? क्यों ना जा रहा? मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, रिपोर्ट एक आई है सत्तर कमेटी की रिपोर्ट, यकीन जाना उसमें लिखा हुआ है सत्तर साहब हिंदू है मुसलमान नहीं है। हम बेईमान हो सकते हैं, मुसलमान बेईमान हो सकते हैं, लेकिन सत्तर साहब बेईमान नहीं हो सकते क्योंकि मनमोहन सिंह उनको बिठाया था। उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मुसलमानों की हालत इस देश में ओबीसी और आदिवासी से भी ज्यादा खराब है। आप क्यों नहीं देते उनको जगह? क्यों उनको स्कूल खोलने की जगह देते? आप क्यों उनको नौकरी देते? नौकरी देने को तैयार नहीं, रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं। आज इन्होंने कहा कि 4.5% हम ओबीसी के अंदर से माइनॉरिटी को देंगे। तो माइनॉरिटी का मतलब खाली मुसलमान नहीं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं। तो मुसलमान को क्या मिलेगा? 1 से 1.5%। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा सुना आपने? सुन लो यूपी वालों, मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखो कि मुलायम सिंह यादव तुम्हारा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, तुमने कहा है कि हम राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 18% तक मुसलमानों को हर जगह रिजर्वेशन देंगे, इसलिए अब की बार हम मुलायम सिंह यादव तुमको पूरा वोट देंगे और अपना हक तुमसे लेंगे। लिखो चिट्ठी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन सच्चा है, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में की कोई जरूरत नहीं है, हमें अच्छे आदमी की जरूरत है। मैं अपना उम्मीदवार यहां खड़ा करूंगा इस उम्मीद के साथ क्या मुझे मायूस नहीं करेंगे। मेरे सामने दूसरा उम्मीदवार आएगा पैसों की रेल पेल लेकर के, लाल बत्तियां लेकर के, बड़े बड़े लोग आएंगे, सरकारी लोग आएंगे, लेकिन मैं न सरकारी हूं न मेरे पास लाल बत्ती है। मेरे पास आपकी ताकत है, मेरे पास सच्चाई है, मेरे पास ईमानदारी है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मर्दानगी है। मैं घुटने टेक करके सरकार की चापलूसी नहीं करता। मैं आंख में आंख डालकर सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ उनसे सवाल करता हूं और आप असेंबली में देखते हो, अखबार में पढ़ते होंगे। अबू आसिम जिसका नाम है वो मारा भी जा सकता है, लेकिन कभी झुक नहीं सकता। मंत्री जी बेचारे इतना घुटने टेकते हैं, इतना घुटने टेकते हैं लाल बत्ती के लिए, तो मुझे डर लगता है कि वाजपेयी जी की तरह इनके घुटने का ऑपरेशन ना हो जाए। घुटने टेक मंत्री मत बनो, छाती ठोक मंत्री बनो। लाल बत्ती मिले या न मिले, लेकिन इंसाफ के साथ काम करो। क्या करोगे पैसे जमा करके? किस काम का? कितना खाओगे? क्या खाओगे? वही गेहूं की रोटी खाओगे, वही दाल चावल खाओगे, और क्या खाओगे? अल्लाह का करम है कि वो सब मिल जाता है, हलाल का हराम की तरफ पी जाते हैं। वादा कीजिए आज मुझे आप कि कारपोरेशन में मुझे आपकी आप साथ देंगे। मैं किसी को नहीं खड़ा करूंगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मगर अबू आसिम का उम्मीदवार साइकिल का निशान लेकर आएगा तो आप मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग ये हाथ तो बहुत कम उठ रहा है, ये देख रहे हैं कितने हाथ उठ रहे हैं। इधर भी मेरे भाई लोग हैं, अभी मदद मुझे आप लोग, मेरी बहनें भी बैठी है यहाँ पर। याद रखिए, मेरा मकसद है कि मैं झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को सहूलत दिलाऊं। कोई म्यूनिसिपलिटी वाले की हिम्मत ना हो किसी का घर तोड़ दे, हरामखोरी बंद हो जाए। कानून की किताब में पढ़कर कानून चलेगा या म्यूनिसिपलिटी वाले की जेब में भर दो तो कानून चलेगा। बिल्डर लोग आज मनमानी कर रहे हैं, 100 वाले की बिल्डिंग बना लेंगे, अगर एक माला नहीं बल्कि छोटा सा बना दिया जिसमें खड़े होकर नहीं बल्कि बैठ कर जाना, वो भी सालों को बर्दाश्त नहीं, वो भी तोड़ दिया जाता है। अगर वो तोड़ोगे ना तो उसके पहले वहां म्यूनिसिपलिटी के अफसर को
तुमको जो है उसको बर्खास्त करके उसको मुकदमा चलाना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं जिस पर इतराते फिरते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास में लाकर आज किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से मालेगांव तक, अजमेर से मालेगांव तक वही नाम उभर कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे ही सर आते हैं। नौजवान साथियों, इन उंगलियों की तरफ से इकट्ठा मत रहिए, मुट्ठी की तरह बन जाइए और अब वासियों के साथ आ जाइए। यही गुजारिश करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये मीटिंग का आयोजन किया, मैं उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।